अस्सलाम वालेकुम। तो जो अब हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा स्केल्स ऑफ टेम्परेचर के ऊपर, यानी जो टेम्परेचर है उसके कौन कौन से स्केल हैं। तो मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि जो टेम्परेचर है उसके हमने 3 वो पढ़े थे स्केल्स वगैरह। तो उसमें कौन से थे, केल्विन था, सेंटीग्रेड था और इसके अलावा फ़ारेनहाइट था। ठीक है, अब ये हम ना उनके फार्मूले वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, केल्विन था। और एक और बात जो है वो मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो सेंटीग्रेड है ना इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह, यहाँ पे एक डॉट लगाते हैं। जो केल्विन है उसको के से डिनोट करते हैं, फ़ारेनहाइट को भी यहाँ पे डॉट लगाते हैं, लेकिन जो केल्विन है ना उसमें डॉट बिल्कुल नहीं लगाते। ठीक है, अच्छा अब हमने इनका फार्मूला बनाना है और फार्मूला बनाने के लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले तो जो स्केल होगा ना वो लिखना है, मतलब स्केल लिखना है सबसे पहले कि कौन सा सेंटीग्रेड वाला, फ़ारेनहाइट वाला है या केल्विन वाला है, वो लिखना है। उसके बाद जो है ना उससे माइनस करना है इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट उस ही स्केल के अंदर। मतलब अगर फ़ारेनहाइट है तो अगर मैं बात करूँ कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और अगर सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो 37 सेंटीग्रेड होता है। तो इसी तरह जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है वो इसी टेम्परेचर के अंदर लिखना है, फ़ारेनहाइट के अंदर लिखना है जब यहाँ पे लिखना है। और अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो उसके अंदर भी जब हमने मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लिखना है तो सेंटीग्रेड के अंदर लिखना है, फ़ारेनहाइट वाला नहीं लिखना। ठीक है, और इसके अलावा उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ डिवीजन्स के साथ, मतलब उसके अंदर उस स्केल के अंदर कितने डिवीजन्स हैं। ठीक है, अच्छा अब ये बात कर लेते हैं, अब हम इनके जो है ना फॉर्मूले बना लेते हैं। तो सेंटीग्रेड अगर स्केल लूँ तो उसके अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है तो वो कितना रहता है, और रहता है, सॉरी यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वो हमने कितना लेना है, हमने ले लेना है 0। डिवीजन्स की बात करें तो सेंटीग्रेड स्केल के अंदर जो है ना 100 डिवीजन्स होती हैं। इसी तरह अगर बात कर लें फ़ारेनहाइट वाले की तो उसके अंदर जो है वो फ़ारेनहाइट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद माइनस कर देंगे उसे 32 फ़ारेनहाइट से, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वो 32 फ़ारेनहाइट होता है। अभी इसके हम फॉर्मूले भी ड्राइव करेंगे। इस पूरे स्केल के अंदर डिवीजन्स होती हैं 180। कैल्विन की बात कर लेते हैं, कैल्विन के अंदर इसकी वैल्यू रहती है 273। ठीक है, और इसके अलावा इसको डिवाइड कर देंगे इसको भी 100 के साथ। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बना है ना इस चीज़ के ज़रिए से हम फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर मैं पहले मतलब मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी हम करेंगे नहीं, बस डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे। सेंटीग्रेड माइनस 0/100। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लिख लेती हूँ, केल्विन माइनस 273/100। अब ये 100 और ये 100 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, सेंटीग्रेड इज इक्वल टू के माइनस 273 सेंटीग्रेड प्लस 273। अब जो माइनस जीरो है ना उसको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे ही ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जो केल्विन है वो किसके बराबर आ गया, सेंटीग्रेड प्लस 273। इस बात का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई टेम्परेचर है वो केल्विन के अंदर दिया, इसका मतलब ये है कि अगर सॉरी मुझे कोई सेंटीग्रेड के अंदर कोई चीज़ दी हुई है ना, तो सेंटीग्रेड वाली चीज़ को अगर मैंने केल्विन के अंदर बदलना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके अंदर 273 को ऐड कर दूँगी। मतलब वो मुझे दी किसके अंदर हुई है, सेंटीग्रेड के अंदर, और मैंने उसे चेंज किसके अंदर करना है, केल्विन के अंदर। तो इसके लिए जो फॉर्मूला वो क्या है, सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है, अब ये मैंने एक फॉर्मूला बना के दिखाया इस वाली चीज़ों से। ठीक है, लेकिन बाकी मैं इसे नहीं बना के दिखा रही, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो बाकी फॉर्मूला है, अगर सिंपली मुझे जो है ना कुछ जो बस केल्विन के अंदर दिया और मैंने उसे सेंटीग्रेड के अंदर चेंज करना है तो उसमें से मैं 273 सिंपली माइनस कर दूँगी। अब टी फ़ारेनहाइट की अगर बात करें, फ़ारेनहाइट और अगर सेंटीग्रेड के रिलेशन की बात करें तो वो बनता है 9/5, 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। और इसी तरह अगर इसको हम रिवर्स वगैरह करके लिख दें और मेरे पास जो है वो कोई चीज़ मुझे, जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अगर मुझे कोई चीज़ जो है वो उन्होंने दी हो फ़ारेनहाइट के अंदर और मैंने इसे बदला हो सेंटीग्रेड के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, टी एफ होगा। ठीक है, और माइनस उसके करेंगे 32 और यहाँ पे आ जाएगा 5/9। अच्छा, इस चीज़ के अंदर ना हमने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, ये इंसानों को ना इकट्ठे सॉल्व नहीं कर देना, मतलब पहले इतना पोर्शन सॉल्व करना है उसके बाद इतना, वरना फिर जो है ना हमारा आंसर सही नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ना हमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के दरमियान रिलेशन मिल गया, सेंटीग्रेड और केल्विन के दरमियान रिलेशन मिल गया, और केल्विन और सेंटीग्रेड के दरमियान भी रिलेशन मिल गया, और बिल्कुल इसी इसके उल्ट वाला भी मिल गया। लेकिन हमें केल्विन और फ़ारेनहाइट के दरमियान कोई रिलेशन नहीं मिलता। ठीक है, तो इसके लिए जो अगर रिलेशन हमें फाइंड करना हो ना तो वो बनता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है कि अगर हमें कोई चीज़ केल्विन में दी हो ना, उसे हमने पहले चेंज करना होता है सेंटीग्रेड के अंदर, और फिर जो सेंटीग्रेड वाला है उसको हमने चेंज करना होता है फ़ारेनहाइट के ज़रिए, अंदर इस फॉर्मूले के ज़रिए करना होता है। ठीक है, तो ये वाला हमने यूज़ करना होता है। अच्छा, अभी इसके अलावा हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि 9/5 जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं ना, ये 9/5 ये बराबर होता है 1.8 के। ठीक है, अब जो 1.8 है अगर हम देखें तो हमारे पास एक तरफ कितने डिवीजन्स थी, जो मतलब सेंटीग्रेड या केल्विन का जो स्केल था उसमें थी 100 डिवीजन्स, और वैसे हमारे पास जो कितने डिवीजन्स थी जो मतलब फ़ारेनहाइट के स्केल में थी वो थी 180 डिवीजन्स। ठीक है, अब 180 को हम 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या रहता है, 1.8 आ जाता है। ठीक है, और जो 9/5 है ना वो भी 1.8 की आता है, तो मतलब वो इसी को सिंप्लीफाई वगैरह करके लिखा हुआ है, तो हम 9/5 की जगह 1.8 भी लिख सकते हैं। अगर मतलब कहीं हमारी कैलकुलेशन वगैरह में यूज़ हो रहा हो ना, 1.8 लिख के कैलकुलेशन ईजी हो रही हो तो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अलावा हम एक और बात करते हैं कि हमने ये चीज़ देखी कि जो सेंटीग्रेड था और जो हमारे पास केल्विन का स्केल था, इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ उसकी डिवीजन थी ना वो सेम थी, ठीक है, 100 डिवीजन थी और दोनों के अंदर क्या थी, सेम डिवीजन थी। अब अगर कोई स्केल ऐसा होना जिसमें दोनों के डिवीजन सेम हो, उनके अंदर जो डिफरेंस आता है ना वो बराबर आ जाता है, ठीक है। अब डिफरेंस बराबर आने से क्या मतलब है, ठीक है, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पे जो है ना 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसी तरह यहाँ पे मेरे पास जो है वो 10 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है। अब जो 4 सेंटीग्रेड है उसमें मैं बढ़ाती हूँ 2 सेंटीग्रेड, ठीक है, 2 सेंटीग्रेड बढ़ा के मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 6 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। और इस तरह मैं केल्विन को भी बढ़ाती हूँ 2 केल्विन, और उसको मैं कितना बढ़ा देती हूँ, मैं कर देती हूँ 12 केल्विन, ठीक है। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना 2 केल्विन और यहाँ पे जो 2 सेंटीग्रेड, वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। मतलब देखो ये वाला टेम्परेचर और ये वाला टेम्परेचर सेम नहीं है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है ना वो सेम आएगा। अब इसी तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास 32 फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और उसको मैंने चेंज किया है 34 फ़ारेनहाइट के अंदर, तो यहाँ पे जो चेंज है ना वो 2 फ़ारेनहाइट का नहीं है। मतलब ये जो चेंज है ना 2 फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर नहीं है 2 सेंटीग्रेड का, ठीक है। ये चीज़ बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 फ़ारेनहाइट का चेंज है, लेकिन ये चेंज इसके बराबर नहीं है 2 सेंटीग्रेड। मतलब अगर मैं इसके डिवीजन बना के दिखाऊँ बाकायदा, तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस फर्ज कर लूँ ये भी सेंटीग्रेड है, ठीक है, ये 2 सेंटीग्रेड है, और ये जो ये 0 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे दरमियान में कितना है, यहाँ पे 2 सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट का बना के दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 0 फ़ारेनहाइट। तो ये मैं बात कह रही हूँ कि ये जो फ़ारेनहाइट का ये इतनी जगह है ना दरमियान में, ये और ये जगह ये आपस में बराबर नहीं होती, सेंटीग्रेड की और फ़ारेनहाइट की। ये सिर्फ तब बराबर होती है जब हमारे पास उनकी नंबर ऑफ डिवीजन सेम हो। जैसे अब मैं सेंटीग्रेड और केल्विन की बात कर रही हूँ, तो इनके अंदर अगर डिवीजन सेम है ना, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन 100 है ना वो सेम है, तो इसलिए इनका जो डिफरेंस है ना वो सेम होगा, ठीक है। मतलब अगर इसके अंदर जो है मैं ये लिखूँगी, मेरे पास जो टेम्परेचर है वो चेंज हुआ है 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी 2 आएगा, तो मतलब ये बिल्कुल सेम होता है। लेकिन फ़ारेनहाइट के अंदर ऐसा नहीं होता, ना केल्विन के हिसाब से, ना केल्विन का और फ़ारेनहाइट का सेम होता है, ना सेंटीग्रेड का और फ़ारेनहाइट का सेम होता है। वो इसलिए सेम नहीं होता क्योंकि उनके नंबर ऑफ डिवीजन सेम नहीं होती, उसकी 180 होती है और इनकी 100 होती हैं। अगर बिल्कुल सिंपल लफ्ज़ों में बात करें तो मैं इसे ये कह सकती हूँ कि जो 1 डिवीजन ऑफ सेंटीग्रेड है ना वो बराबर होती है 1 डिवीजन ऑफ केल्विन के, लेकिन जो फ़ारेनहाइट है उसके केस के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा हम ना डिफरेंस वगैरह के लिए भी एक जो है ना बनाते हैं एक चीज़, ठीक है। तो ये मेरे पास है डेल्टा सी, इसको हम लिख देंगे 5/5, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे मेरे पास है डेल्टा केल्विन और इसको भी लिख देंगे नीचे 5, और यहाँ पे मेरे पास है डेल्टा फ़ारेनहाइट और इसके नीचे हम लिखेंगे 9, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों का रिलेशन बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगी, यहाँ पे मेरे पास है डेल्टा केल्विन, ठीक है। अब देखो पहले जो है ना हम लोग फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान रिलेशन ही बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब चेंज की बात आती है तो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा केल्विन इधर आ गया, यहाँ पे 9 है, ठीक है, और यहाँ पे जो 5 है वो ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, 5/9, और यहाँ पे आ गया डेल्टा फ़ारेनहाइट। और इसी तरह अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, डेल्टा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा केल्विन। तो जो 9/5 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.8, ठीक है। अब अगर देखो यहाँ पे जो मेरे पास बात आई है वो क्या बात आई है, ठीक है, तो ये मेरे पास बात आई है कि अगर जो मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर है ना केल्विन का, जो चेंज इन टेम्परेचर है, फर्ज करो यहाँ पे जो चेंज इन टेम्परेचर है वो 2 था और यहाँ पे तो जो था वो भी 2 था, लेकिन ये जो है ना ये 1.8 से मल्टीप्लाई होकर फिर इसके बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो केल्विन के अंदर फ़र्क आएगा ना, केल्विन के जो टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस आएगा उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो फ़ारेनहाइट के जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस के बराबर आएगा, वरना नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है ये जो फ़ारेनहाइट वाला होगा वो क्या होगा, फ़ारेनहाइट वाला होगा जो वो ज़्यादा होगा और जो केल्विन वाला वो थोड़ा होगा, ठीक है। ये बात हमें समझनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर देते हैं डेल्टा सेंटीग्रेड बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा केल्विन बाई 5। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें फिर से ये यहाँ से भी प्रूव हो गया कि डेल्टा सेंटीग्रेड बराबर होता है डेल्टा केल्विन के, उनका जो डिफरेंस आ रहा होता है वो बराबर आ रहा होता है। एक और बात करते हैं, वो ये बात करनी है कि जिनकी नंबर ऑफ़ डिवीजन सेम होती है ना वो किसी भी दो टेम्परेचर से वो सेम नहीं हो सकते। मैं ये बात भी समझाती हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ़ डिवीजन जिनके क्या हो जाए सेम, जैसे अब मेरे पास जो केल्विन है और जो सेंटीग्रेड है, ये इनका जो नंबर ऑफ़ डिवीजन है वो क्या है, सेम है। अब जिनकी मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ़ डिवीजन सेम हो जाए ना वो किसी एक टेम्परेचर पर दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। मैं ये बात समझाती हूँ। पहले हम लोग लिखते हैं फ़ारेनहाइट के बारे में और सेंटीग्रेड के बारे में, क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ़ डिवीजन है वो क्या है, वो डिफरेंट है। जब नंबर ऑफ़ डिवीजन डिफरेंट है ना तो ये बात प्रूव होती है कि उनका जो टेम्परेचर है ना किसी एक टेम्परेचर पर वो दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब इसका ये कि जो -40 सेंटीग्रेड है ना वो बराबर होता है -40 फ़ारेनहाइट के, और अभी इसे प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लिखते हैं यहाँ पे मेरे पास T फ़ारेनहाइट है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, T सेंटीग्रेड के अंदर आ गया, और यहाँ पे आ गया सॉरी यहाँ पे आएगा 9/5 और यहाँ पे आ जाएगा +32, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेंटीग्रेड है ना उसके अंदर मैं वैल्यू लिखूँगी -40। तो ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, देखो ये हमारे पास जो है ना 40 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 360। यहाँ मैंने लिखा 360 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 52। तो यहाँ मैंने क्या लिखा, -52 +32। सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है,
72 आएगा, ठीक है। यहाँ पे -72 आ गया और ये आ गया 32, ठीक है। अब अगर हम इसे देखें तो हमारा जो आंसर आएगा फिर से क्या आ जाएगा -40। मतलब हमने -40 को पुट किया था और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, -40 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो -40 है वो ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अब अगर हम बात करें केल्विन की और हम बात कर लेते हैं फ़ारेनहाइट की, तो वो भी बराबर होते हैं। और वो किस टेम्परेचर के ऊपर बराबर होते हैं, और बराबर होते हैं 574.25 के ऊपर, ठीक है। 574.25 केल्विन इज़ इक्वल टू 574.25 फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें सेंटीग्रेड और केल्विन की कि वो किस पॉइंट पे बराबर होते हैं, तो वो कभी भी बराबर नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी जो नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो सेम है। उनका डिफरेंस बराबर हो सकता है लेकिन उनकी जो वैल्यू है ना वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। हमारे पास कुछ टेम्परेचर्स हैं, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देखते हैं बॉडी टेम्परेचर को। एक इंसान की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हम ना इसे मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के अंदर लिखेंगे। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री होता है सेंटीग्रेड के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें फ़ारेनहाइट की, तो उसमें कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन की बात करें उसमें कितना होता है, तो देखो हमने पहले ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने 273 के अंदर +37 कर देना, सेंटीग्रेड को केल्विन के अंदर चेंज करने का तरीका होता है। तो ये आ जाता है 310 केल्विन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है ना, इस पर मैं थोड़ी सी बात करती हूँ ये क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से मुराद होता है वो वाला पॉइंट जिसके ऊपर जो हमारे पास वाटर होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो आइस होगी और इसके अलावा होंगे वेपर्स, ये सारे के सारे होंगे थर्मल इक्विलिब्रियम में। थर्मल इक्विलिब्रियम होने से क्या मुराद है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होने से ये मुराद है कि ये तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इकट्ठे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं बताती हूँ, जैसे हमारे पास कहीं पे जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे जो है ना दोनों स्टेट्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही होती है। जैसे अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पे लिक्विड होता है, लेकिन वो लिक्विड किस में जा रहा होता है, वेपर्स में जा रहा होता है, तो वो दोनों चीज़ें इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम में ये तीनों इकट्ठे एग्जिस्ट कर रही होती हैं और साथ में जो उनका टेम्परेचर होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.01 डिग्री। अब अगर हम देखें तो 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, 0 डिग्री के ऊपर क्या होता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब वो बिल्कुल जो है वो जम जाता है, बर्फ़ बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, वो आइस बन जाता है। तो उसमें आइस तो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो जो वेपर्स है वो कब बन रहे होते हैं, वेपर्स तब बन रहे होते हैं जब इवेपोरेशन हो रही होती है, जब बॉइलिंग हो रही होती है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो इवेपोरेशन है वो हर एक टेम्परेचर पे हो रही होती है, तो इसका मतलब है वेपर्स तो हर एक टेम्परेचर पे मौजूद होंगे, तो वेपर्स भी यहाँ पे होंगे। और जो 0 डिग्री है वो क्या है, वो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है, उस पर क्या होता है, उस पर असल में ये मतलब आइस जो है वो आइस पूरी बन नहीं गई होती, बल्कि वाटर और आइस दोनों चीज़ें होती हैं, और वो मतलब वो उस पॉइंट की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्या होगा, वाटर भी साथ में होगा। तो ये जो तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होंगी, उन तीनों का टेम्परेचर निकाल लिया 0.01 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि इसके जो केल्विन या फ़ारेनहाइट वगैरह उसके अंदर इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर केल्विन के अंदर बात करें तो आ रहता है 273.16 केल्विन, ठीक है। अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं वो होती है -273.16, ठीक है, डिग्री होती है वो, ये चीज़ होती है, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया, लिखा है 273.16 केल्विन। वो ये जो हम पढ़ते हैं ये होता है एब्सोल्यूट जीरो। इसके अभी मैं नेक्स्ट जीरो डिस्कस कर लेती हूँ अभी, ठीक है। तो इसके अलावा अगर फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो वो आ जाता है 32.01 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एब्सोल्यूट जीरो पे, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो जो है वो मैंने भी लिखा क्या होता है, -273.16 डिग्री। यहाँ पे ये वैल्यू है और यहाँ पे भी ये वैल्यू है, यहाँ पे माइनस का फ़र्क है, लेकिन जो टेम्परेचर का स्केल है वो भी डिफरेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें कि एब्सोल्यूट जीरो फ़ारेनहाइट में कितना, तो वो होता है -460 फ़ारेनहाइट। और बात कर ले अगर इसके अंदर केल्विन के अंदर, तो वो होता है 0 केल्विन। और मैंने ये बताया था ये जो सही वाला जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, वो केल्विन का होता है। बाकी किसी का जो जीरो है वो सही वाला नहीं होता, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जो गैस है ना, एक आइडियल गैस जो है उसका जो वॉल्यूम होता है वो किस पे आ जाना चाहिए, 0 पे आ जाना चाहिए। लेकिन ये टेम्परेचर अभी तक अटेन किया नहीं जा सका। एक हम बात कर लेते हैं 25 डिग्री। 25 डिग्री पे क्यों बात करेंगे, रूम टेम्परेचर होता है हमारा, ठीक है। अब जो रूम टेम्परेचर है अगर मैं उस पर बात करूँ तो ये आ जाएगा 298 केल्विन, ठीक है। और 298 केल्विन के अलावा यहाँ पे आ जाएगा 77 फ़ारेनहाइट। अच्छा, अब एक और चीज़ है हमारे पास, वो है डेड बॉडी। इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। जो डेड बॉडी है उसके टेम्परेचर की बात की जाए तो वो क्या होता है, ठीक है। सोचो थोड़ा सा। जो डेड बॉडी का टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल वही होता है जो रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। लेकिन अगर देखो, अगर ये मेरे पास एक डेड बॉडी है ना, ठीक है, किसी की, तो ये जो डेड बॉडी होती है ना, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है। जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो उससे क्या होता है, उससे पैदा होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो उस वो अभी हमने पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी कब आती है, टेम्परेचर की हमने डेफिनेशन की थी, उससे हमने कहा था कि वो काइनेटिक एनर्जी होती है। हीट की हमने डेफिनेशन की थी, तो उसने कहा क्या था, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो असल में क्या है, वो हीट है, ठीक है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है ब्लड के फ्लो से, या अगर हम बायो की ज़ुबान में पढ़ लें सही तरह से, तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म जो है उससे हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमें हीट मिलती रहती है। जैसे हमारे अंदर शिवरिंग होती है, हमारे अंदर इतने सारे काम होते हैं, तो उनकी वजह से क्या हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहती है, और हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रहता है, 37 डिग्री। अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ
जैसे अब यहाँ पे जो है ना मेरे इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है वो होगा -14 डिग्री, फ़र्ज़ कर लेते हैं ना मेरे इर्द गिर्द ये टेम्परेचर है। फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे इर्द गिर्द जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री है। फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे इर्द गिर्द टेम्परेचर जो है वो क्या है, वो 100 डिग्री भी है करीबन, ठीक है। तो जो मेरा टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, मेरा टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री, ठीक है। मतलब मेरी बॉडी ने क्या करना है, खुद को मेंटेन करना है। सारी बातें वो इतनी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन नहीं कर सकेगी, लेकिन जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि ये मैंने सपोज वैल्यू नहीं है, तो जो मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, वो रहेगा 37 डिग्री, ठीक है। अब अगर वो 37 डिग्री रहेगा तो मेरी बॉडी क्या करेगी, अपनी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। लेकिन जो डेड बॉडी होती है उसके अंदर ये खसूसियत खत्म हो जाती है। तो जो उसका टेम्परेचर होता है वो मैं कहाँ लिखा था, फिर उसका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, उसका टेम्परेचर वही हो जाता है जहाँ पे वो रखी होती है, उसकी सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है ना वो उसका टेम्परेचर हो जाता है। जैसे अगर मैं एक बेजान चीज़ की बात करूँ, जैसे अगर मैं एक कप की बात करूँ, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वही वही टेम्परेचर होगा जो उसके इर्द गिर्द का माहौल का टेम्परेचर होगा। जैसे मैं फ्रिज में रख दूँगी वो ठंडा हो जाएगा, बाहर निकाल लूँगी वो गर्म हो जाएगा। इसी तरह जो डेड बॉडी है ना वो भी अपनी जो जिस स्पेसिफिक जो मतलब उसके अंदर खसूसियत है ना उसको ख़त्म कर लेती है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर वही रहता है जो उसकी सराउंडिंग का रहता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने जो डेड बॉडी है ना उसको -10 डिग्री पर रखा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका -10 डिग्री होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ मैंने डेड बॉडी को ऐसे ही कहीं पे किसी के घर में रखा हुआ है, तो वो क्या है, 25 डिग्री ही होगा, रूम टेम्परेचर ही होगा, ठीक है। तो डेड बॉडी का टेम्परेचर अगर मैं रूम टेम्परेचर ले रही हूँ तो वो 25 डिग्री होगा, और वो भी 77 फ़ारेनहाइट आ जाएगा, 298 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो डेड बॉडी है ना इससे रिलेटेड मैं इन पर एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगी। अभी हम कोई थोड़े से और टेम्परेचर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर उबल रहा होता है, 100 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो अगर 100 डिग्री है तो हमारे पास अगर कैल्विन के अंदर बात करें तो 373 केल्विन आ जाएगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट के अंदर बात करें तो वो आ जाता है 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर लें नंबर ऑफ़ डिवीजन्स की, तो जो मतलब सारे वो हमारे पास स्केल हैं, कितने स्केल हैं हमारे पास, 3 स्केल हैं, ठीक है। तो वो अगर स्केल हैं, अगर 100 डिग्री की वाले स्केल, डिग्री वाले स्केल की बात करें तो उसमें 100 है, फ़ारेनहाइट वाले के अंदर 180 है, और कैल्विन वाले के अंदर फिर कितने 100 है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है उसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री, ठीक है। और 0 डिग्री मतलब मेरे पास जो वो कैल्विन के अंदर कितना होता है, कैल्विन के अंदर होता है वो 273 कैल्विन, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट की अगर बात करें तो वो 32 फ़ारेनहाइट आ जाता है। अच्छा, तो अब जो वो मैंने इंटरेस्टिंग बात बतानी थी वो ये बात बतानी थी कि हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक पढ़ रहे होते हैं हम होम्योथर्म्स, ठीक है। और एक हम क्या पढ़ रहे होते हैं, एक हम पढ़ रहे होते हैं पोइकिलोथर्म्स, ठीक है। जो मतलब हम बायो के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो मतलब ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, वैसे अगर किसी ने अभी लेक्चर ना सुना हो तो वो नहीं भी सुने चलेगा, ठीक है। जो होम्योथर्म्स होते हैं उनको हम होम्यो क्यों कह रहे होते हैं, होम्यो का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब इनका टेम्परेचर इन्होंने मेंटेन किया वो एक सेम ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं उससे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा क्या, मेरा 37 डिग्री है, उसने 37 डिग्री रहना है। अगर मेरे बाहर जो है वो सर्दी का मौसम चल रहा है तभी वो 37 डिग्री है, गर्मी का मौसम चल रहा है वो तभी 37 डिग्री है, वो हिल नहीं रहा। लेकिन जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं ना वो अपना मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, उनका टेम्परेचर वही हो जाता है जो उनके इर्द गिर्द माहौल का होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक फ़िश की, ठीक है, एक ऑर्डिनरी फ़िश की, या फिर मैं बात करूँ फ्रॉग की, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर वही होता है जो उसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर होता है। जैसे अगर हम बात करें उसका, उसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो -10 डिग्री, तो उसका भी यही हो जाएगा। उसके इर्द गिर्द का टेम्परेचर जो 45 डिग्री, तो उसका भी यही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्रॉग है उसको, या फिश है, तो उसको ना तो गर्मी लगती होगी ना ठंड लगती होगी, क्योंकि उसका तो बॉडी का टेम्परेचर वही हो रहा है। अब हमें ठंड कब लगती है, हमें ठंड तब लग रही होती है, जैसे देखो 37 डिग्री मेरा टेम्परेचर है और जो मेरे इर्द गिर्द का टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। जैसे मेरे इर्द गिर्द का टेम्परेचर हो गया -10 डिग्री, ठीक है। तो या मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ले लेती हूँ, हमारे तो सर्दियों में इतना नहीं होता ना, तो मैं ले लेती हूँ 20 डिग्री। मेरे इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है ना वो 20 डिग्री है। तो अब क्या होगा, मेरे इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी की हीट बाहर जा रही है। जब मेरी बॉडी की हीट बाहर जा रही है तो उसकी वजह से क्या है, मुझे ठंड लगती है, क्योंकि जो मेरा टेम्परेचर है वो अपने से नीचे पे आ रहा है, वो मतलब अपनी जो हीट है मेरी बॉडी वो बाहर को निकाल रही है, ठीक है। तो इस वजह से जब मुझे मतलब ठंड लगेगी, मैं मतलब कोल्ड फील करूँगी, कोल्ड मैं इसलिए फील करूँगी क्योंकि मैं तो मतलब ये नहीं है ना कि मैं नॉन लिविंग चीज़ तो हूँ नहीं कि मतलब मेरा अगर टेम्परेचर नीचे भी गिरेगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या करना है, इस 37 डिग्री को मेंटेन करना है। जैसे अगर हम लोग मतलब स्वेटर्स वगैरह के ज़रिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बायो के हिसाब से बात करें, हम शिवरिंग के ज़रिए जो हम मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं, उनके ज़रिए मेंटेन हो जाता है हमारा 37 डिग्री। लेकिन अगर अब बात करें, इन्होंने तो मेंटेन नहीं करना। जब इन्होंने मेंटेन नहीं करना तो इसका मतलब है ना तो इनको ठंड लगेगी ना इनको गर्मी लगेगी, ठीक है। अगर इनको ठंड या गर्मी नहीं लगेगी तो फिर हम एक चीज़ पढ़ते होते हैं कि जो मतलब जो पानी है ना, अगर वो मतलब ऐसे मेरे पास यहाँ पे जो है ना आइस है, ठीक है, और उसके नीचे जो पानी है, ऐसे ही होता है ना, हमें पता है कि जो पानी है वो इसी तरह से जमता है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जमता है, नीचे से नहीं जमता, ठीक है। अगर वो सिर्फ ऊपर ऊपर से जम रहा है, नीचे से नहीं जम रहा, तो अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत के लिए या इनको ज़िंदा रखने के लिए जो टेम्परेचर है वो मतलब नीचे वार्म क्यों मेंटेन किया, क्योंकि इनको तो ठंड भी नहीं लगनी, गर्मी भी नहीं लगनी। तो वो ये बात है कि अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा लो हो गया तो यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ बन जानी है, ठीक है। अगर बिल्कुल बर्फ़ बन जाएगी तो इनको यहाँ से फूड मतलब फूड की ऑब्टेनिंग के लिए ये हरकत भी नहीं कर सकेंगे, बिल्कुल मोशनलेस हो जाएंगे। तो मोशनलेस होने की वजह से तो ये फिर मतलब बिल्कुल
नॉन लिविंग बन जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से इनके लिए मोशन ज़रूरी है, और मोशन के साथ साथ फिर ये मतलब जो है ना अलाइव रहेंगे, वरना ये फोत हो जाएंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।